स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITech टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास है और फर्स्ट ईयर की क्लास है। अपन इसमें पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सुरक्षा। व्यावसायिक सुरक्षा यानी हमारे जो ट्रेड है, ट्रेड से रिलेटेड कौन कौन से प्रकार की सुरक्षा होती है। कल की क्लास में अपन पढ़े थे टाइप्स ऑफ फायर, यानी हमारा जो वर्कशॉप है, कंपनी है या घर है, कहीं भी देखा जाए तो आग कितने प्रकार से लगती है। यदि LPG गैस में लगी है आग तो आप कैसे बुझाओगे, यदि बिजली पे लगी है आग तो आप किस अग्निशामक यंत्र यूज करोगे, या डीजल पेट्रोल पे लगी है आग तो किस अग्निशामक यंत्र का यूज करोगे। ये सारी चीज़ें मैंने करवा दिया था इसके पहले। रेत से भरी हुई बाल्टियों के बारे में बताया था कहाँ पे यूज करते हैं, कुछ पाउडर के बारे में, ड्राई पाउडर कैसे छिड़कते हैं, किस वाले आग का यूज करते हैं, यानी पानी का उपयोग कौन सी प्रकार की आग में करते हैं। जैसे कि अपन पढ़े थे कल 4 क्लासेस, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास C, यानी 4 टाइप की आग होती हैं। कौन सी श्रेणी में कौन सी आग को रखा गया है, यानी जो लकड़ी, जूट, कागज़ पे लगती है आग किस श्रेणी में आती है। पेट्रोल डीजल पे लगी आग कौन सी श्रेणी पे आती है। LPG से लगी आग कौन सी श्रेणी पे आती है। सोडियम, पोटेशियम या बिजली से लगी आग कौन सी श्रेणी में आती है। सारी चीज़ें मैंने कल करा दिया था। यदि आप लोग उसको नहीं देखो ज़रूर देखिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये होता है कि यदि आपके घर पे आग लगी है या इंडस्ट्री पे आग लगी है, कहीं भी आग लगी है, तो आप कैसे बुझाओगे, आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, सारी चीज़ आपको मैंने बता दिया था। नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि नोट्स बनाने से आपके कंपटीशन लेवल तक की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो अभी अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिस दिन आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो वो नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हो। अभी इसके बाद जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसके बाद अपन MCQ करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आपके MCQ कंप्लीट होते जाएंगे। MCQ भी मिलेगा। अभी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी को नोट्स कर लीजिए, तब आप MCQ लगाएंगे तो MCQ सारे कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज की क्लास है प्राथमिक उपचार सुरक्षा अभ्यास, फर्स्ट एड सेफ्टी प्रैक्टिसन, यानी सब जो फर्स्ट एड सेफ्टी प्रैक्टिस है इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो प्राथमिक उपचार है, सुरक्षा अभ्यास है, कैसे किया जाता है। हमारे पास किसी को करंट लग गया है, किसी को झटका लग गया है, तो उसको हम कैसे बचाएंगे, ये सारी चीज़ें मिलेगा। कार्यशाला में कार्य करते समय कब कोई दुर्घटना घटित हो जाए यह कहना अत्यंत कठिन है, क्योंकि आपको भी मालूम है जब कहीं भी हम काम करते हैं, कहीं फील्ड में काम करते हैं, तो मुझे ये नहीं मालूम होता कि कब हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है, कब हमारे साथ घटना घटित हो जाती है, कभी किसी को मालूम नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ अचानक होती है, अनहोनी टाइप की होती है, किसी को कभी नहीं मालूम होता। आता है दुर्घटनाग्रस्त, यानी दुर्घटनाग्रस्त यानी जिसको एक्सीडेंट हो गया है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचाने के उद्देश्य से कार्यशाला में कार्यरत कर्मचारियों को दुर्घटना के तुरंत बाद किए जाने वाले चिकित्सा उपचार का प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक है, जिससे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार किया जा सके। आप कहीं भी इंडस्ट्री में काम करते हो, कहीं वर्कशॉप में काम कर सकते हो या कहीं फील्ड में काम करते हो, यदि आपके दोस्त को करंट लग गया है, किसी भी प्रकार की चोट लग गई है, तो कम से कम आप इतना कर सके कि उसके चोट के जो ब्लड निकल रहा है, खून रक्त का प्रवाह हो रहा है, उसको एक पट्टी लगा दो, बांध सको, बेटाडीन लगा दो। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि किसी भी व्यक्ति को दुर्घटना हो गया है, कार्यशाला में दुर्घटना हो गई है, तो कर्मचारी को दुर्घटना के तुरंत बाद किए जाने वाले चिकित्सा उपचार का प्रशिक्षण देना अत्यंत होता है। क्योंकि किसी का ब्लड निकल रहा है, उंगली में चोट लग गई, पैर में लग गई, सिर में लग गई है, तो उसको हॉस्पिटल जाते जाते टाइम लग जाएगा, उसका ब्लड पूरा निकल जाएगा। तो आपको इतना आना चाहिए कि कम से कम हम उसके इतनी व्यवस्था कर दें कि हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। इतना आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। यानी इसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार हम सबसे पहले हम उपचार खुद कर दें। प्राथमिक उपचार के लिए कुछ विशिष्ट सामग्री एवं दवाएं सुरक्षा किट के रूप में वहाँ पर हर समय उपलब्ध होनी चाहिए। जहाँ पे आप काम करते हो, वर्कशॉप में करते हो, कहीं भी करते हो, तो वहाँ पे जो ये प्राथमिक उपचार सामग्री सुरक्षा किट होना जरूरी है, जिसमें से कैंची होनी चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, बेटाडीन होनी चाहिए, और आज आपके बहुत सारे प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, कम से कम बुखार की दवाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ किट में होना बहुत ज़रूरी है, हर समय उपलब्ध होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को चोट लग गई, अब जा रहे हो आप मेडिकल स्टोर पर पट्टी लेने के लिए, बैंडेज लेने के लिए, कैंची लेने के लिए, या कुछ और जो आते हैं बहुत सारे दवाइयाँ, कुछ भी लेने जाते हो, तो कम से कम इतना होना चाहिए कि जब तुरंत लगी चोट हम उसको बचा दें, या उसको हम कम कर दें, या उसका ब्लड निकल रहा है तो उसको हम पट्टी से रुआ से बांध दें ताकि उसका ब्लड बच जाए निकलने से।
जिससे इन सामग्रियों एवं दवाओं का प्रयोग करके दुर्घटनाग्रस्त मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को करंट लगा है, जिस व्यक्ति को चोट लगी है, तो उसको दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत राहत पहुंचाई जा सके, यानी ऐसा काम किया जाए कि कम से कम जिस व्यक्ति को चोट लगी है उस व्यक्ति को हम राहत दिवा दें, जो दर्द है दर्द को दूर कर सकें, कुछ कम हो जाए ताकि हॉस्पिटल तक चला जाए। ब्लड निकल रहा है तो ब्लड को हम पट्टी, रुआ, बेटाडीन लगाकर टाइट से बांध दें ताकि उसका ब्लड निकलना बंद हो जाए, तो उसको थोड़ा हॉस्पिटल जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो इतना कम से कम एक कर्मचारी को, एक एम्प्लॉई को, एक इलेक्ट्रीशियन को आना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए। अब आता है कि दुर्घटना से पीड़ित, यानी दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्रियां, यानी जो दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति है उसके जो प्राथमिक उपचार होते हैं तो कुछ सामग्रियां होनी चाहिए तथा दवाएं निम्नलिखित होती हैं। दवाएं यानी दवाइयाँ, पहला कम से कम टिक्चर आयोडीन होना चाहिए, टिक्चर आयोडीन होना चाहिए आपके किट में। मर्क्यूरी क्रीम होना चाहिए, बर्नाल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बर्नाल होनी चाहिए। फिर टिक्चर बेनोज होनी चाहिए, बेजोन, डेटाल होनी चाहिए, डेटाल से हम उसके साफ सफाई कर देते हैं। पट्टियाँ होनी चाहिए, दर्दनाशक औषधि होनी चाहिए, बेहोशी दूर करने वाली औषधि होनी चाहिए, रुई होनी चाहिए, सेफ्टीपिन होनी चाहिए, कच्चा प्लास्टर होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके किट में होनी चाहिए। कच्चा प्लास्टर हो, रुई हो, पट्टी हो, दर्दनाक औषधि हो, ज़्यादा दर्द कर रहा है तो उसको हम खवा दें तो दर्द कम हो जाए, कच्चा प्लास्टर हो, सेफ्टीपिन होनी चाहिए, डेटाल होनी चाहिए, टिक्चर बेजोन होनी चाहिए, बर्नाल होना चाहिए, मर्क्यूरी क्रीम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ होना चाहिए। आपके जो वर्कशॉप में किट लगी है ये दवाइयाँ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक होती है। बहुत सारी हैं, डापर हैं, कैंची, छोटा चाकू एवं नेत्र शोधन सामग्री, ट्रैक्चर यानी जो पकड़ के ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें 15 से 16 चीज़ें आपके पास व्यवस्थित होनी चाहिए क्योंकि जहाँ पे आप काम करते हो तो ये नहीं पता होता कि कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कब किसी को दुर्घटना लग जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब आता है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त यदि हमें करंट लग गया है या हमारे दोस्त को करंट लग गया है तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सबसे पहले करना चाहिए, उनको सबसे पहले ध्यान पे रखना चाहिए। आज देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, यदि किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से तुरंत हटाकर दूसरे स्थान पर आराम की स्थिति पे लिटाया अथवा बैठाया जाए। जिस व्यक्ति को एक्सीडेंट लग गया है, झटका लग गया, करंट का, मशीन से चोट लग गई है, तो उस व्यक्ति को वर्कशॉप से या कंपनी से उसको एक ऐसे जगह पे ले जाना चाहिए जहाँ पे वो आराम कर सके, जहाँ पे हवा पानी मिल जा रहा है। ये नहीं वहीं पे बैठा दिए हो, वहीं पे लिटा दिए हो वर्कशॉप में, ये नहीं करना चाहिए। उसको तुरंत वहाँ से हटाना चाहिए, पहला कह रहा है। ये सबसे पहली बातें हैं। सेकंड नंबर है, पीड़ित के चारों ओर से भीड़ हटा दे जिससे कि उसे स्वच्छ वायु मिल सके। देखे होंगे आजकल जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो किसको चोट लग जाती है उसके चारों लोग झांकने लगते हैं, भीड़ लगा लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। उस व्यक्ति को आराम नहीं मिलता, ठंडी हवा स्वच्छ नहीं मिलती और उसको सांस लेने में दिक्कत जाती है। तो वो भीड़ को थोड़ा दूर कर देना, हटा देना चाहिए ताकि उसको तो आराम मिले। अब आप देखने के चक्कर में वहाँ भीड़ लगा दिए, जो बेहोश है, जिसको चोट लगी है, उसको आराम ही नहीं मिल रहा है, वो और परेशान है, ऐसे मर भी जाएगा। थर्ड नंबर है, पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तम्बाकू आदि निकाल दें। जिस व्यक्ति को करंट लगा है, जिस व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ है, जो व्यक्ति को चोट लगी है, यदि वो तम्बाकू खाता है उसको तम्बाकू वगैरह कुल्ला करा दो, उसको मुंह से निकाल दो। नकली दांत लगाया, नकली दांत निकाल दो, पान तम्बाकू निकाल ही दो ताकि वो आराम महसूस कर सके, ऑक्सीजन ले सके आसानी से और उसको कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। किसी को झटका लग गया है, यदि आपको लग गया है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि यदि किसी को एक्सीडेंट लगा है तो हम कैसे कैसे तरीके से बचा सकते हैं। चौथा नंबर है, विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर पड़े छालों अथवा जले अंगों को स्वच्छ कपड़े अथवा कागज से ढक दें जिससे कि उन पर मक्खी, मच्छर आदि ना बैठें और पीड़ित के शरीर में अन्य बीमारी ना फैल सके। करंट जब लगता है ना तो वहाँ की मांस जल जाती है, छाले पड़ जाते हैं, मांस जल जाती है, छाले पड़ जाते हैं तो वहाँ पे मांस दिखने लगती है, तो वहाँ पे मक्खियाँ बैठने लगती हैं, मक्खी, मच्छर, स्वच्छ कचरा पड़ने लगता है जिसके कारण वो जो हमारा घाव है वो फैल जाता है
और दिक्कत आ जाती है तो उसको हमें ढक देना चाहिए, उसको छुपा देना चाहिए कपड़े से, कागज़ से या पट्टी से बांध देना चाहिए, जिसके कारण मक्खी मच्छर आदि के कारण दूसरी बीमारी ना हो, क्योंकि मक्खियाँ बैठेंगी बार बार दिक्कत हो जाती है, बहुत परेशानी आती है। तो ये चीज़ों को ध्यान पे रखना है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं, किसी को करंट लग गया तो हम वहीं पे देखते रह जाएं। 5वां नंबर है पीड़ित यदि कमरे में हो तो खिड़की दरवाजे आदि खोल दें, जिससे कि स्वच्छ वायु का निर्बाध आवागमन हो सके। यदि व्यक्ति का पैक रूम पे है, वहाँ पर करंट लग गया, वहाँ पे झटका है, वहाँ पे बीमार हो गया है, खिड़की दरवाज़ा खोल देना चाहिए कि ताकि बाहर के वातावरण की वायु स्वच्छ हवा उसको मिल सके। 6वां नंबर है पीड़ित को सर्दी से बचाएं और उसे पलंग दरी चटाई आदि पर लिटाकर कंबल ओढ़ दें, परंतु उसका मुंह उघार रखे। पीड़ित को पलंग दरी आदि पर लिटाने से उसके शरीर में एकत्र विद्युत धीरे धीरे विसर्जित हो जाती है। यानी जो पीड़ित व्यक्ति है तो उसको आराम देना चाहिए, अच्छे बेड पर या पलंग चटाई पर उसको लेटा देना चाहिए ताकि उसको आराम महसूस हो। ये नहीं कि उसको बैठाए हो और काम करा रहे हो, घुमा रहे हो, धूप में गाड़ी में बैठा के इधर उधर चमका रहे हो, जिसके कारण और बीमार पड़ जाएगा। 7वां नंबर पॉइंट है, 7वां नंबर ये कह रहा है कि पीड़ित का मतलब होता है एक्सीडेंट जिसको हो गया, जो बीमार है। पीड़ित को यदि सांस लेने में कठिनाई प्रतीत होती हो तो कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। जिसको करंट लगा है, जो बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, यदि उसको सांस लेने में दिक्कत है तो उसको कृत्रिम सांस, आजकल देखोगे ऑक्सीजन देने की मशीन आ गई है, तो उसको अलग से ऑक्सीजन 2 मशीन लगा दो ताकि वो जी सके, उसको बाहर से ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि उसको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत जा रही है स्वयं, तो आप मशीन लगा दो। 8वां नंबर है यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मृत प्रतीत हो रहा हो तब भी उसका प्राथमिक उपचार तब तक करना चाहिए जब तक चिकित्सा उसे मृत घोषित ना कर दें। आपको ये लगता है कि आदमी मर गया है, आपको ये लगता है कि मर गया है, मगर आपको मरा हुआ नहीं समझने, बेहोश हो जाते हैं लोग। हम लोग बोलते मर गया, जब तक डॉक्टर लिख के ना दे दे, जब तक डॉक्टर बोल ना दे कि आदमी मृत्यु हो गई है, तब तक उसका उपचार करवाना चाहिए, तब तक उसको उपचार में रखना चाहिए। आजकल ये होता है यहीं पे गांव में डिसाइड कर देते हैं 4-6 लोग मर गए हैं, 4-6 लोग बोलते हैं हॉस्पिटल ले जाओ, एक बार दिखा लो डॉक्टर को। तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, और मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल में जब तक डॉक्टर ना बोल दे कि बिल्कुल आदमी मर चुका है, तब तक दवाई करवाते रहना चाहिए। 9वां नंबर है यदि व्यक्ति विद्युत आघात लगने के कारण बेहोश हो गया हो, अर्थात उसकी श्वसन प्रक्रिया कुछ समय के लिए बंद हो गई हो तो परंतु हृदय की धड़कन चल रही हो तो उसे कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा झटका लगता है करंट का ना, वो बेहोश हो जाता है, सांस नहीं ले पाता, सांस लेने में बहुत दिक्कत जाती है, तो उसको कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया करना चाहिए। कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया यदि हम अपनी सांस, अपनी ऑक्सीजन उसको दे सकते हैं दे दें, या हम सिलेंडर लगा दें ऑक्सीजन के, या ऑक्सीजन वाली मशीन लगा दें, मगर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़्यादा झटका लगता है ना तो हृदय की धड़कन रुक जाती है, सांस नहीं ले पाता व्यक्ति, जिसके कारण जल्दी मरता है। तो ये मैंने आप लोगों को 8 से जो 9 पॉइंट बताया है ना, तो एक्सीडेंट में हुए व्यक्ति को बचाने के तरीके बताए हैं, ना कि आपको राम कथा बताए हैं। भाई आपके पड़ोसी को, आपके बगल पे आपके बड़े भाई को, आपके छोटे भाई को करंट लग जाएगा तो आप कैसे बचाओगे? आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि हाँ किसी को ज़्यादा करंट लग गया तो हम ऑक्सीजन कैसे दें। कोई सुरती तम्बाकू खाया रहा है, उसको करंट लग गया, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था, हम ये नहीं कि पानी पिला दें। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको बताया है कि भाई कहीं भी काम करोगे, किसी को करंट लगता ही लगता है, कोई भी एक्सीडेंट होता रहता है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये सारी पॉइंट। लिख लेना, ये सारी पॉइंट लिख लेना। 8 से 9 पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन प्रोसेस, यानी जब हम स्वयं किसी को कैसे बताएंगे, किसी को कैसे बचा सकते हैं। कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया, इस क्रिया के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को सांस न आने पर विविध कृत्रिम प्रक्रियाओं द्वारा सांस दी जाती है। कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया की 4 प्रमुख विधियां निम्न प्रकार की हैं। भाई किसी व्यक्ति को जब करंट लग जाता है ना तो ऑक्सीजन नहीं ले सकता, सांस नहीं ले सकता, उसको हम लोग खुद सांस देते हैं। हम लोग के पास नियम है। पहला नियम है सिल्वेस्टर विधि, दूसरा विधि है सैपर विधि, तीसरा है मुंह से मुंह में हवा भरना, चौथा है कृत्रिम श्वसन विधि, श्वसन यंत्र। यानी हम 4 तरीकों से किसी व्यक्ति को ज़्यादा करंट लग गया है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारी हॉस्पिटल दूर है, मगर वो व्यक्ति मर रहा है, तड़प रहा है, तो हम उसको बचा सकते हैं यदि हमारा कर्तव्य है, यदि मुझे नॉलेज है तो। सबसे पहले देखेंगे सिल्वेस्टर विधि। यानी सिल्वेस्टर विधि होती क्या है। सिल्वेस्टर विधि में क्या बताया गया है कि इस विधि का प्रयोग
इस मेथड का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों। कब? जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। जब किसी को हम फ्रंट साइड में करंट लगता है, यहाँ कहीं लग गया, यदि यहाँ कहीं लग गया, यहाँ छाले पड़ गए, यहाँ जल गए हैं, तब इस विधि का उपयोग करते हैं, सिल्वेस्टर विधि को। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो इंसान को करंट मारता है, जो पीड़ित बीमार हो रहता है, जिसको झटका लगता है, उसको पीठ के बल लिटाते हैं। चिट ये कमर हमारी उसको बेड में होनी चाहिए, ये फ्रंट मुंह और ये सामना ऊपर होना चाहिए, पीठ के बल लिटाना चाहिए। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। तत्पश्चात उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा देते हैं। ये जो कमर है ना, यहाँ पे तकिया लगा दिया जाता है, तकिया लगा दी, जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाता है और सिर कुछ नीचा हो जाता है। अब निम्नलिखित 2 स्थितियां द्वारा पीड़ित की व्यक्ति के शरीर में सांस भरने की प्रयास किया जाता है। पीड़ित को पीठ के बल लिटा देंगे हम और यहाँ पे तकिया लगा देंगे ताकि इसका थोड़ा मुंह ऐसे खुल जाए, तो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं जाएगी। जब ऐसे मुंह खुल जाएगा तो सांस आसानी से ले सकता है। तो यदि आपसे पूछता है ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है, तो आप बताओगे सिल्वेस्टर मेथड, सिल्वेस्टर विधि। ये देखो, अब इसमें प्रथम स्थिति बोल रहा है कि पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं, उसके दोनों हाथ की आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला दें और पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने की ओर ले जाएं, जैसे ये आदमी कर रहा है। ये आदमी पीड़ित को पीठ के बल लिटाया है, यहाँ पे तकिया लगा दिया है और यहाँ पे ये खुद बैठा हुआ है। इसके हाथ को ऐसे करता है, जैसे ऐसे में फोल्ड करता है, ऐसे करता है, जिससे उसको थोड़ा सीने में प्रेशर पड़ता है और ऑक्सीजन थोड़ा चलने लगती धड़कनें। द्वितीय स्थिति बताता है, दूसरी भी मेथड है कि प्रथम स्थिति में अपने हाथों से पीड़ित के सीने पर कुछ दबाव डालें, 2-3 सेकंड बाद दबाव हटा लें और पीड़ित के हाथों को उसके सिर की ओर फैला दें और मुट्ठियाँ खोल दें। इस तरह सीने में दबाव डालना है, मुट्ठियों को खोलते रहना है, ताकि जब दबाव पड़ेगा ना तो उसके फेफड़ों में प्रेशर पड़ेगा तो ऑक्सीजन आसानी से लेना चालू कर दे। धीरे 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 ये प्रक्रिया 10 से 12 बार करते रहते हैं अपन, ये इस तरह के। ठीक, पहले हम लिटा देते हैं, फिर उसको सीने में दबाव डालते हैं, लिखा है ना, 2 से 3 हटा देते पीड़ित के हाथों को और उसके सिर की ओर फैला देते और मुट्ठियाँ खोल देते हैं। ये सारी चीज़ें पीड़ित के सीने पर, यहाँ पे देखो सीना लिखा हुआ है, सीने पर कुछ दबाव डालें। ये देखो सीने पर कुछ दबाव डाल रहा है। ये क्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट करते हैं, 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराएं जब तक कि उसकी श्वास क्रिया संपन्न ना हो। ठीक, तो ये सिल्वेस्टर मेथड है भैया कि किसी व्यक्ति को सीने छाती की ओर चोट लग गई है तो उसको हम बचा सकते हैं। पीठ के बल लेटाएंगे, पीठ के नीचे तकिया रखेंगे, उसको हाथ ऊपर नीचे करेंगे और सीने में प्रेस करेंगे, जिससे वो ऑक्सीजन आसानी से ले सकता है, वो मरने से बच सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें व्यक्ति को पीठ के बल लिटाया जाता है, तो आप आसानी से बोलना सिल्वेस्टर मेथड। सेकंड मेथड है सैफर विधि, सैफर मेथड। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़े हों। सिल्वेस्टर विधि जब सीने में छाले पड़े थे, सैफर विधि जब पीठ पर छाले पड़ गए हैं। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़े हों। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है, नहीं हम ऐसे उल्ट लेटेंगे, पीठ के बल, पेट के बल, और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। पीड़ित के सीने की नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। हम पीठ के बल लेटेंगे, ऐसा मुंह कर लेंगे या ऐसा मुंह कर लेंगे, बोल रहा है करवट कर दिया जाता है, सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। भाई हम लेट गए, मुंह तो हमारे नीचे हो गए, मगर हम ऐसे कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे, जिधर करवाएंगे। पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटनों के बल, पीड़ित के घुटने के पास, पीड़ित के घुटने यानी पैर के बल बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर इस प्रकार रखें कि अपने दोनों हाथ सीधे रहें और चारों उंगलियां आपस में मिली रहें तथा वे अंगूठे से संपूर्ण बनाएं। ये देख लो, हम इसको पेट के बल लेटाए हैं क्योंकि इसके यहाँ पे चोट लगी है, मान लो कमर पीठ पे लगी है, इसका मुंह हम इधर घुमा दी हैं ताकि आप भी देख सको। इसे घुटनों के बल बैठकर यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, जब प्रेस करेंगे ना तो उसको फेफड़े धीरे धीरे बढ़ने लगती है, वो आराम से सांस ले सकता है। सेकंड मेथड है सैफर मेथड।
सैफर विधि में आपसे पूछा जाएगा ऐसी कौन सी मेथड है कि व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है, व्यक्ति को पेट के बल लिटाया जाता है। आप बोलोगे सैफर विधि, सैफर मेथड में। 2 क्लियर हुई। तीसरा भैया मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह में हवा भरना, हम अपने मुंह से किसी और के मुंह में हवा भरेंगे, शर्माना नहीं है। इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरकर श्वसन क्रिया पूर्ण की जाती है। इसे लाबोर्ड विधि भी कहते हैं। मुंह से मुंह में हवा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित है, यानी हम अपने मुंह से हम आपके मुंह में हवा भरेंगे। अब बोलोगे लड़की है तो क्या हुआ, तो भाई उसको यदि जिंदा करवाना है, यदि हम डॉक्टर हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। लड़की है तो क्या हुआ, उसके मुंह पे अपना मुंह रख के हवा भर सकते हैं। पीड़ित को पीठ के बल लिटा दें। अब पीड़ित को पीठ के बल नीचे तकिया लगा दें, ये तो दूसरा है, और तकिया लगा दें जिससे कि उसका मुंह खुल थोड़ा पीछे की ओर लटक जाए। ये इसका था द्वितीय थी, ये है। पीड़ित का मुंह अच्छी तरह साफ कर लें। जिसको करंट लगा है हम उसको पहले मुंह साफ कर लेंगे। ऐसा कचरा भरा है, तम्बाकू सुरती खाता हो, राजश्री खाता हो, मुंह में उसका मुंह रख के फूंकने लगे, ये नहीं ना, पहले तो मुंह साफ करना पड़ेगा ना। पीड़ित का मुंह अच्छी तरह साफ कर लें। अब उसके खुले मुंह पर महीन कपड़ा रखकर और एक हाथ से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक झटके से हवा भरें। या ध्यान रखें, उस व्यक्ति का पहले तम्बाकू, जर्दा, सुरती जो भी खाए उसको प्रॉपर साफ करेंगे, फिर उसके मुंह में एक पतला सा कपड़ा रखेंगे, जैसे मैंने रुमाल रख लिया ऐसे, फिर अपना मुंह उस मुंह के मुंह पर रखकर प्रेशर पूर्वक फूंकेंगे, नहीं हवा का प्रेशर डालेंगे। हवा बाहर ना निकलने पाए उसके नाक भी दबाएंगे, नाक दबा के रखना है। फेफड़े कुछ फूलें, हवा को बाहर निकलने के लिए अपना मुंह हटा लें, थोड़ी देर दबा कर रखें और फिर उसको अपना मुंह हटाएंगे तो उसकी रिटर्न हवा है, क्योंकि नाक भी दबा है। ये क्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से करना है, जब तक दोहराते रहना जब तक कि उसकी श्वसन क्रिया सामान्य न हो जाए। जब तक उसकी श्वसन क्रिया आसानी से सांस जब तक लेना न चालू करें तब तक ये करते रहना है। बलपूर्वक झटके से हवा भरते समय पीड़ित के फेफड़े फूलते हैं और ताजी वायु अंदर जाती है, मुंह हटा लेने पर अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रकार पीड़ित को सांस लेने में सहायता मिलती है। 3 विधि। सिल्वेस्टर विधि भैया, पेट में ये छाले पड़ गए हैं, पीठ में छाले पड़ गए हैं, तो हम भूल गया, हाँ ठीक है। सिल्वेस्टर विधि है, सैफर विधि है, मुंह से मुंह विधि है। ये देखो, सिल्वेस्टर विधि कहता है कि जब पेट में छाले पड़ गए हैं तो हमें पीठ के बल लिटाया जाता है, ये सिल्वेस्टर विधि कहती है। सैफर विधि कहती है जब पीठ पर छाले लगे हैं तो हमें पेट के बल लिटाया है। फिर एक आता है बोलता भैया हम दोनों की क्रिया छोड़ के मुंह से मुंह करेंगे, और यही सबसे आसान प्रक्रिया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे आसान प्रक्रिया कौन सी है, आप बोलोगे मुंह से मुंह में हवा भरना सबसे आसान तरीका है भैया। उसका नाक दबाएंगे, अपना मुंह उसके मुंह पर रखेंगे और चालू कर देंगे। इस तरह के आपको मालूम होना चाहिए। देखो ये व्यक्ति इसके हवा भर रहा है, ये देखो लड़की हुई तो क्या हुआ, उसको तो बचाना है ना। ये देखो, आप बोलोगे सर ये तो मुझे हम नहीं कर पाएंगे। भाई जब करंट लगता है ना तो ये लगता है कि भगवान भी आके बचा ले, आप तो लड़की की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें विधि है, करंट लगे हुए व्यक्ति को बचाने के तरीका है। सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह विधि। अब आती है एक आर्टिफिशियल। मैंने बताया था ना तीनों विधियों में से, उपरोक्त तीनों विधियों में से तीसरी विधि अधिक प्रचलित हो जा रही है, क्योंकि यह विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है। तीनों विधि में थे सिल्वेस्टर, सैफर, मुंह से मुंह विधि में से तीसरी विधि सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि ये उसको जैसे करने लगा हम चालू कर देते हैं कहीं भी बैठ के। इसके लिए लेटाने की व्यवस्था नहीं, इसके लिए कुछ करने की व्यवस्था नहीं, हवा देना चालू, तुरंत आदमी सांस लेना चालू कर देता है। इसके साथ ही यह एक प्रभावशाली विधि है और इसे लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं होती। 10 से 15 बार कर दो, उसका फेफड़ा फिर से चालू हो जाता है, चोक खुल जाते हैं, व्यक्ति जीवित हो जाता है। ठीक, बस ये हमारी मेथड है। जो आर्टिफिशियल मेथड है, तो ये आर्टिफिशियल जैसा कि सिलेंडर देखे होंगे कि व्यक्तियों को अपन मुंह पे लगा देते हैं मास्क टाइप पे, वो सिलेंडर से ऑक्सीजन लेते हैं। आजकल तो मशीन भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिकल से चालू कर देते हैं, उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल वो सांस लेता रहता है और व्यक्ति जीवित रहता है। तो ये 4 मेथड थे जो कि व्यक्ति को बचाने के तरीके थे। सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह विधि, एक आर्टिफिशियल मेथड। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज का यहीं तक खत्म करते हैं। सारी चीज़ें नोट्स कर लेना भैया, क्योंकि हर जगह सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ITI लेवल हो या कंपटीशन लेवल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।